नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका दी संडे पोस्ट पर स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज उपस्थित हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक नील शर्मा जी। मैंने आपके ट्विटर पर थोड़ी सी खोजबीन की है, ट्विटर अकाउंट पर जनकपुर और भी जो क्षेत्र हैं आपके प्रताप विहार, सब जगह आप उद्घाटन, शिलान्यास, ये सारी चीज़ें की तस्वीरें मैंने देखी। खोड़ा गांव की तस्वीर, वहाँ पर कुछ उद्घाटन या वहाँ का कुछ विकास के लिए आपकी कोई तस्वीर या कोई ट्वीट नहीं देखा मैंने। ये बात ठीक है कि रिसेंटली आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत दिन से लॉकडाउन के कारण मैं लंबे समय से कार्यक्रम बंद थे और अभी भी मैं लॉकडाउन के बाद कोरोना मुझको हो गया। कोरोना के बाद में ठीक होकर के आया तो कुछ स्थानों पर गए, लेकिन खोड़ा के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जब मैं विधायक बना था तो खोड़ा में 183 किलोमीटर गलियों की और सड़कों की लंबाई है। वहाँ अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती थी तो पूरे खोड़ा में पानी भर जाता था। कोई गली ऐसी नहीं थी जिसमें फिसलन ना हो, जिसमें सड़क तो थी नहीं कहीं। तमाम खोड़ा की गलियाँ कच्ची थीं, लाइट वहाँ थी नहीं। मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में वहाँ की नगरपालिका के चेयरमैन, पार्षद, सब लोग, मैं इसका क्रेडिट स्वयं अकेले को नहीं देता हूँ कभी भी, क्योंकि विकास जब होता है तो वो एक टीम के साथ होता है। सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है, काम किया है। और आज खोड़ा की स्थिति ये है कि हमको खोड़ा में ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी गली कच्ची रह गई है। हम ढूंढ रहे हैं, आपको कोई बताए तो हमको बता देना, उसे तुरंत पक्की करा देंगे। एक भी गली खोड़ा में हमने कच्ची नहीं छोड़ी। सब गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई हैं, सीसी रोड्स बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं। आज एक कितनी भी बारिश हो जाए, आप खोड़ा से बाहर दिल्ली में जब निकलेंगे तो पानी भरा मिलेगा, लेकिन खोड़ा में एक बूंद पानी नहीं मिलता। हमने जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर की है, तमाम सड़कें बनवा दी हैं, तमाम गलियां बनवा दी हैं, और स्ट्रीट लाइट जो है चांदनी चौक से भी अच्छी है। वहाँ आपका रात्रि में जाइएगा तो आपको कहीं अंधेरा नहीं मिलेगा। आज खोड़ा अपने आप में बोलता है कि भाई हाँ, यहाँ विकास हुआ है। विधायक जी, आप तत्पर हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमें कुछ वार्ड बता दीजिए, गली नंबर बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 21, जब मैंने वहाँ पर ऑन ग्राउंड जाकर रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर मुझे इंटरलॉकिंग ना तो पत्थर बिछे सड़क दिखाई दी, ना वो पक्की सड़क दिखाई दी। एक गली है जहाँ जिसके दोनों तरफ पक्की सड़क, गली तो बंद कर दी गई है, एक सड़क है कच्ची है और उससे सटा हुआ ट्रांसफार्मर है जो मानक के अनुसार थोड़ा सा ऊपर उठकर होना चाहिए, वो ज़मीन से सटकर है। तो अच्छी बात है, आप ने काफ़ी विकास किया है, जो पहले स्थितियाँ थी उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्या कारण है, नगर पालिका का जो बेसिक काम है हाइजीन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, एक भी डस्टबिन नहीं है नगर पालिका की तरफ से, बल्कि 2 डस्टबिन, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए, नीला और हरा रखने का प्रावधान है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है। रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं घर घर से, जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। हम लोग कूड़ा इकट्ठा करवा रहे हैं, प्रतिदिन वहाँ सफाई हो रही है। डस्टबिन कुछ रखवाए गए थे, कुछ नष्ट हो गए, कुछ चोरी हो गए होंगे, इस तरह की। कुछ वहाँ संकरी गलियाँ हैं, जगह नहीं है, उतनी स्पेस नहीं है उनके लिए, तो होगा, लेकिन डस्टबिन की व्यवस्था भी की गई थी। उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि डस्टबिन नहीं है तो भी कूड़ा सड़क पर नहीं है। एक और शिकायत है सर, हम लोग की, खासकर जो पत्रकार वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर खोड़ा गांव पुलिस चौकी से सटा हुआ एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। और मुझे आपको ये बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि सर वो पूरे चिकित्सालय में ना तो चिकित्सक थे, ना तो बैठने के लिए कुर्सियाँ थी कि कोई अगर मिडिल वर्ग या लोअर मिडिल वर्ग का कोई इंसान जाए तो दवा ले पाए। वहाँ पर बैल बैठे हुए थे, गाय बैठी हुई थी, गोबर, और जंग लगे ताले लगे हुए थे। तो हम क्या 20 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर है वहाँ का मिडिल क्लास का जो कोई कर्मचारी है या कोई व्यक्ति है, नागरिक है, वहाँ पे जेनरिक दवाएं नहीं मिल सकती, उनसे आयुर्वेदिक दवाएं। खोड़ा के लिए हमने 50 बेड का संयुक्त चिकित्सालय स्वीकृत करा दिया है, और वो पाइपलाइन में है, और किसी को दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सबका इलाज होगा।
कब तक ऑन ग्राउंड हो जाएगा? देखिएगा, उस पे तो काफ़ी आगे हम बढ़ चुके थे, लेकिन आप सब लोग समझ रहे हैं कि कोरोना की महामारी के कारण सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। पूरा बजट जो है इसमें महामारी में लग गया है। तो इस वक्त हमको ये बताने की स्थिति में नहीं है कि, लेकिन वो स्वीकृत है, वहाँ हॉस्पिटल बनेगा। विधायक जी बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, तो मुझे लग रहा है वकालत की सीढ़ियों के साथ साथ अब राजनीति में भी वकालत की जो लाइनें हैं, सर ने बता दिया है कि चीज़ें जो है, योजनाएं पाइपलाइन में हैं। सर, एक और योजना है जो पाइपलाइन में है, 127 करोड़ 15 लाख गंगा जल पेयजल जो की योजना जो है खोड़ा गांव के लिए, वो 2018 से उसका जो है कार्य चल रहा है, लेकिन खोड़ा के निवासियों को उसका लाभ कब मिलेगा? स्वच्छ जल का और पाइप के थ्रू, नगर पालिका के थ्रू घर घर पानी पहुँचाना। वहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। एक तो मैं कहना चाहता हूँ खोड़ा के निवासियों को कि खोड़ा में केवल काम किया है तो हमने किया है। हमसे पहले जो वहाँ प्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये खोड़ा के लोग जानते हैं, खोड़ा की जनता जानती है कि वहाँ अगर एक टाइल भी इंटरलॉकिंग की लगी है तो हम नहीं लगाएंगे। हमने खोड़ा का विकास किया तो पानी भी हम ही ला करके देंगे, और उसकी शुरुआत भी मैंने ही की है। मैंने ही माननीय मंत्री जी से आदेश कराए थे, राज्य सरकार के फंड से उसको बनाने की, पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस पर जल निगम ने बनाया, वो अधूरा है। 127 करोड़ से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा पैसा चाहिएगा, लेकिन ये है कि उससे एक शुरुआत हो जाएगी। खोड़ा में दिक्कत क्या है कि खोड़ा में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका TDS बहुत ज़्यादा है, वो वाटर सप्लाई के योग्य नहीं है। अगर हम उसकी एका दुक्का स्थान पर हो तो हो, बाकी ज़्यादातर पर नहीं है। उस पानी की हम सप्लाई, अगर हम ट्यूबवेल लगा करके सप्लाई करना चाहें तो हम 4 महीने में काम शुरू कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ट्यूबवेल लगा करके उस पानी को देंगे तो वो पीने योग्य नहीं होगा। उसमें नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अब सरकारी तौर पर, व्यक्तिगत रूप से तो लोगों ने अपने समरसेबिल लगाए हैं तो RO लगा लेते हैं, लेकिन सरकारी तौर पे इतना बड़ा RO तो नहीं लग सकता। उसका दूसरा विकल्प है सरफेस वाटर, कि गंगा जल की सप्लाई वहाँ हो। अब गंगा जल वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो हमने सस्ता रास्ता, छोटा रास्ता ये ढूंढा था, क्योंकि गंगा जल लाना पड़ेगा मसूरी से या मुरादनगर से। उसके लिए पाइपलाइन डलेगी, ज़मीन अधिग्रहित होगी, वो तो हज़ारों करोड़ रुपए का बजट होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये मांग की थी कि नोएडा के पास गंगा वाटर सरप्लस है, उनको जितनी खपत है उससे ज़्यादा उनका पानी है, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और चूँकि नोएडा के पास, हाँ, अब नोएडा पे पानी सरप्लस है, नोएडा को हमने ज़मीन दी है, खोड़ा ने ज़मीन दी है, तो खोड़ा के विकास में नोएडा को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो हमने मांग की कि नोएडा अपने पानी में से 20 क्यूसिक पानी हमको दे दे, उसका हमसे पैसा ले ले, तो हमको जल्दी वाटर सप्लाई मिल जाएगी। हमारी बराबर से पाइपलाइन जा रही है, हम उसी में से एक लाइन डाल करके अपने यहाँ सप्लाई कर देंगे। इसी के लिए हमने वो बजट बनवाया था। प्रसन्नता की बात ये है कि जो लॉकडाउन से पहले सत्र चला था उसमें मैंने नियम 51 के अंतर्गत इसको विधानसभा में पुनः उठाया था, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में मुझको यह आश्वासन दिया कि 127 करोड़ रुपए का हमारा वहाँ हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई है और हम शीघ्र ही इसको करेंगे। तो ये अब प्रॉपर्टी हो गया है विधानसभा की। गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया, उसमें देरी तो लग सकती है बजट के अनुसार, लेकिन करना पड़ेगा ही। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन वो काम करना ही होगा। बिल्कुल सर, और इसी कार्यों के लिए ही जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके आप सबको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। सर, पानी की समस्या के बारे में आपसे विवरणात्मक वे में चर्चा हो गई। एक और समस्या है स्वास्थ्य सुविधाओं की। अभी लॉकडाउन में 3 प्रेग्नेंट महिलाओं की
मृत्यु हो गई, उनको प्रॉपर इलाज समय पर नहीं मिल पाया। फिर मैंने 34 वार्डों में जाकर देखा तो मुझे कोई ऐसा प्रसूति केंद्र या कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र नहीं मिला जहाँ पर प्रॉपर वे में कम से कम हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो जाकर इलाज करा पाएँ। देखिएगा, हमने मोबाइल वैन बसें चलवाई थी 2 नोएडा के लिए, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थीं, चेकअप की भी थी, छोटे मोटे इलाज की भी थी, आवश्यकता पड़े तो डिलीवरी भी हो सकती है। इस प्रकार की 2 मोबाइल कराई थी और वो एनजीओ के माध्यम से थी। लेकिन कुछ समय बाद उसमें लोगों ने इंटरेस्ट, वहाँ के लोगों ने लिया नहीं। फ्री थी, कोई पैसा नहीं था, 1 पैसा भी, दवाई का भी पैसा नहीं था। कुछ समय चलने के बाद वो बंद हो गई, लोगों उसका उपयोग ठीक से लोग वहाँ नहीं कर पाए। और अब मैंने बताया कि वो चिंता का विषय है और उस पर हमारी सरकार आई तो हमने वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत करा दिया। अब ये कोरोना ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा राहत मिले तो उस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। एक समस्या और है सर, शिक्षा को लेकर। प्राइमरी स्कूल तो है, स्तर का नहीं है कि हम अपने बच्चों को भेजें, और सेकेंडरी स्कूल नहीं है, तो कम से कम एक सेकेंडरी स्कूल भी होना चाहिए इतनी बड़ी आबादी में। खोड़ा में कुल 6 प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें अच्छी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, संख्या में नहीं बता सकता इस वक्त। और प्रत्येक स्कूल में, मेरी विधानसभा में 53 स्कूल हैं प्राइमरी। मैं जब विधायक बना तो मैंने विधायक निधि में पहली बार सबसे पहले यही काम किया कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध कराई। आज मेरी विधानसभा के किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चा ज़मीन में नहीं बैठता, सबके पास जैसे प्राइवेट स्कूल में बेंच है उससे अच्छी बेंच है, बढ़िया क्वालिटी की बेंचेज हमने सबको प्रोवाइड कराई हैं, खोड़ा में भी कराई हैं। और खोड़ा में बच्चे सब उस पर बैठते हैं। कुछ भवन की स्थिति जर्जर थी, पहले नियम नहीं था, मैंने नगर विकास मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करी, अब नगर पालिका उनकी मरम्मत कर सकती है, पहले अधिकार नहीं था। और जो ये 14वां वित्त आयोग का पैसा आया है, इसमें वहाँ का मैंने प्रस्ताव रखवाया है, जो सरकारी भवन है सबकी बिल्डिंग या तो नए कमरे बनाए जाएंगे या तोड़ करके ठीक करे जाएंगे। एक संदेश खोड़ा गांव निवासियों के लिए जो आप देना चाहें हमारे माध्यम से। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, खोड़ा वासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर उनको कोई समस्या नज़र आती है तो एक बार वो 3 साल पीछे मुड़ करके देखें कि 3 साल पहले खोड़ा में कितनी समस्याएं थी और आज कितनी शेष बची हैं। इतने कम समय में इतना विकास कार्य क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि ने किया? उनका निराकरण भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए बजट, समय लगता है, जितना वो लगेगा, लेकिन एक भी समस्या हम बाकी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भरोसा रखना चाहिए।